नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित लेटेस्ट जो पेपर है 11 सितंबर का लाइब्रेरियन का। इस पेपर में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, इसके अलावा करंट अफेयर से भी सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत के भूगोल से जुड़े भी सवाल पूछे गए हैं। ये जो पेपर है इसका जो सिलेबस है ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस और पीटीआई के सिलेबस से पूरी तरह से मैच खाता है। इनके समान ही थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन टीचर का सिलेबस है। तो अगर आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ थर्ड ग्रेड टीचर के लिए और भी आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपका ये पेपर का सॉल्यूशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम 2022 के नवीनतम पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आप सभी के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस पेपर से आपको पता चलेगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नए परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर से सवाल पूछे जा रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो सवाल कब से, अभी सितंबर में ये जो पेपर हुआ है, और करंट अफेयर्स लास्ट कब से कब तक का पूछा जा रहा है, वो भी हम इन पेपर का डिस्कस करेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, ताकि इस बेसिस पर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी अच्छी तरीके से स्टडी मटेरियल को तैयार कर सकें। और प्रत्येक प्रश्न के आसपास में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तथ्य वगैरह बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लियर होता चले। और आप एक चीज के साथ, एक प्रश्न के साथ 4-7 प्रश्न और भी तैयार करते रहे, यही मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर ने दल थम्बन या सेना की नियंत्रक की उपाधि दी है। तो दल खंबन नहीं है, दल थम्बन है रियल में। तो जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी गज सिंह, मलिक अंबर, मनोहर दास और सूर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा गज सिंह। गज सिंह मारवाड़ के शासक थे, जो कि सूर सिंह के पुत्र थे। इन्हें जहांगीर ने 1621 में दलथम्बन की उपाधि दी थी, और 1630 में इन्हें महाराजा की भी उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। तो इसमें दो चीजें आपको अच्छी तरीके से, दो तीन चीजें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बोर्ड के प्रश्न पूछने का नेचर यही है कि एक ही प्रकार के फैक्ट को, एक ही प्रकार के चीजों को घुमा फिरा कर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सवाल आपको आगामी परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के शासक गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी। विकल्प दे देंगे जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी, और कब दी थी ये सन भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, 1621 को। और इस दल थम्बन का मतलब क्या होता है? तो इस दल थम्बन का मतलब होता है सेना का कंट्रोलर, सेना का नियंत्रक। ठीक है, तो इतनी बात आपको इस बारे में ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि 1630 में इसे महाराजा की भी उपाधि है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एक आपकी याद रखने की क्षमता, मेंटल जो पावर है वो आपकी किस प्रकार की है, आपके सोचने की जो क्षमता है उसको देखने के लिए इस प्रकार से सवाल काफी बार पूछे जा रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में भी। राजस्थान के अगर जिले भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर राजस्थान की कोई जिले पूछ ली जाती है, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लिए जाते हैं, तो सीधे आपको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से सुमेलित या फिर अरेंज है वो करवाए जा सकते हैं। तो देखिए, भारत के सीमा पर पूर्व से पश्चिम की स्थित जो दर्रे हैं वो इसमें दीफू, जेलेपला, नीति और रोहतांग, यही राइट आंसर हो जाएगा। दीफू जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड, और रोहतांग है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, मैप के जरिए एक बार नजर है वो दौड़ा लेते हैं। ये देखिए भारत का प्यारा सा मैप है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दर्रा है यहाँ पर दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद में नाथुला सिक्किम में आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट नीति माना जो दर्रा है ये उत्तराखंड में है, और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो इस प्रकार से ये दर्रों का क्रम है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और भी अगर आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल है, तो ये चीजें आपको अच्छी से थोड़ी सी गहराई से भारत के जितने भी दर्रे हैं उनको देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक, दीफू, जेलेपला, नीति और रोहतांग। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जैन त्योहार नहीं है? महावीर जयंती, दस लक्षण पर्व, बड़ी सातम और सुगंध दशमी। तो वर्तमान की परीक्षाओं में जैन धर्म और मोस्टली पर्युषण पर्व से संबंधित काफी बार सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। तो जैन धर्म का सबसे जो, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का दीपावली का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार से जैन समुदाय में पर्युषण पर्व है ये सबसे उच्च कोटि का त्योहार है। तो पर्युषण जो पर्व है, उस पर्युषण पर्व के अतिरिक्त ये जो लक्षण पर्व है, ये भी सुगंध दशमी और महावीर जयंती, ये भी जैनों के प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा देखिए आप रक्षाबंधन और दीपावली, ये भी जैन समुदाय के पर्व के अंतर्गत आते हैं। हिंदू समुदाय के तो है ही, जैन समुदाय के भी पर्व है। तो देखिए महावीर जयंती भगवान महावीर की कब मनाई जाती है, ये भी सवाल भी पूछा जा सकता है। तो चैत्र महीने में ये महावीर जयंती है, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पर्युषण पर्व है, तो ये बाकी 10 लक्षण पर्व और सुगंध पर्व दशमी पर्व है, ये आपका पर्युषण पर्व के ही हिस्से है। पर्युषण पर्व में जो आपके श्वेतांबर है वो तो पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं, और दिगंबर उसी पर्युषण पर्व को 10 दिनों तक मनाते हैं, तो उसे 10 लक्षण पर्व के नाम से जाना जाता है दिगंबर जैन में, ठीक है। और सुगंध दशमी पर्व है, ये भी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी पर्व के रूप में मनाई जाती हैं, जो कि एक पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अगर बात करें बड़ी सातम को, तो बड़ी सातम भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, जिसे शीतला सप्तमी भी कहते हैं, ठीक है। और ये विशेष रूप से हिंदू लोग मनाते ही हैं, सिंधी लोग भी मनाते हैं। हिंदू लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और सिंधी समुदाय के लोग भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बासुडिया वगैरह वो ठंडा भोजन बनाते हैं और बड़ी सातम के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैन समुदाय का जो पर्व है वो बड़ी सातम नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया पर्युषण पर्व, ये आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, भाद्रपद मास में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश देवल, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेहटिया। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाथल और पीथल नामक जो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोरारी, लीलटांस, मायडरो हेलो इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण है रचनाएं लिखी है। अब यहाँ पर ये पाथल और पीथल है, ये एक तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के जो कवि थे, और एक महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा थे, तो उनके बारे में इसमें वर्णन है। तो पाथल तो इस प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप को इस लोकगीत में पाथल बताया है, और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों से मोस्टली प्रश्न है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें विजयदान देथा की, तो बोरुंदा में जो रूपायन संस्थान है, कोमल कोठारी के साथ में विजयदान देथा जी ने उनके स्थापना में योगदान दिया था। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा के संस्थापक है विजयदान देथा जी। इन्हें शॉर्ट में बिजी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने राजस्थानी भाषा की कई रचनाएं है वो लिखी है, और अनेक रचनाओं पर फिल्म भी बन चुकी है। अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध रचना,
तो वो है बातारी फुलवारी। इसके अलावा अलेकू हिटलर दुविधा, इनकी जो दुविधा रचना है इस पर दो फिल्म बनी है। एक फिल्म दुविधा नामक फिल्म है, ये तो बनी है मणिकोल ने बनाई है। और एक फिल्म बनी है पहेली, ये पहली फिल्म अमोल पालेकर ने बनाई है। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। चंद्र प्रकाश से संबंधित काफी बार सवाल रिपीट हुआ है। इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है पागी। सत्य प्रकाश जोशी की एक रचना है जो कि युद्ध विरोधी है और उसका नाम है राधा। ठीक है, तो सत्य प्रकाश जोशी राधा अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों के पेपरों में। चंद्र प्रकाश देवल की पागी, विजयदान देथा की बातारी फुलवारी, अलेकू हिटलर दुविधा इत्यादि कई रचनाएं हैं। और कन्हैयालाल सेठिया की मैंने आपको बता ही दी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान खान, कामयाचा, जियाउद्दीन, फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद, चतुरलाल तबला, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सुल्तान खान की बात करें तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। सुल्तान खान किससे संबंधित है? तो सुल्तान खान प्रसिद्ध सारंगी वादक है। क्या है? सारंगी को बजाने वाले हैं। और कामयाचा से संबंधित काफी बार सवाल पूछा है बोर्ड, आरपीएससी ने भी और अधीनस्थ बोर्ड ने तो 2-3 बार पूछ लिया है। तो आप भी एक बार याद करने का प्रयास करें कि प्रसिद्ध कामयाचा वादक कौन है। तो कामयाचा है ये मांगणियार और लंगा जाति के लोग पश्चिमी राजस्थान में बजाते हैं मेनली। और कामयाचा के लिए शाकर खान को कामयाचा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। कामयाचा शाकर खान, सुल्तान खान है वो सारंगी, और ध्रुपद गायकी जियाउद्दीन डागर और इनके ही पुत्र थे जो कि फरीदुद्दीन डागर है, ये ध्रुपद गायकी से संबंध रखते हैं। चतुरलाल तबला और विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा का जो आविष्कार किया था वो विश्व मोहन भट्ट ने ही किया था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको साथ साथ अच्छे से ध्यान में रखना है, याद भी कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियमों के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन है वो किया है? तो इसमें जो सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स से जुड़े, तो आपका पेपर है ये सितंबर के महीने में आयोजित हुआ है 11 सितंबर को। और इसमें जो करंट अफेयर्स से सवाल है वो मोस्टली सवाल मई, जून और जुलाई के हैं, अधिकतर जुलाई के सवाल है। यानी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि प्रीवियस 3 महीने के करंट अफेयर्स को तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। और उसके बाद में आपको लास्ट लगभग 8 से 10 महीने तक का करंट अफेयर्स है वो मोटे मोटे तौर पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत के काल की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रस्ताव का है वो अनुमोदन किया है। कितने? 16 करोड़ और 50 लाख रुपए। तो आगामी परीक्षाओं में आपसे यह सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कितने नए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 11 नए खेल स्टेडियम, और प्रत्येक स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए है इसकी घोषणा की है। और कुल 16 करोड़ 50 लाख रुपए की है वो घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? खेतरी बांसियाल, मनसा माता, गोगिलाव और बीड़। तो देखिए, राजस्थान के अगर कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में एट प्रेजेंट 16 कंजर्वेशन रिजर्व है, 16 संरक्षित क्षेत्र है। और अगर झुंझुनू जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो झुंझुनू जिले में ही है। ठीक है, खेतरी बांसियाल भी झुंझुनू में है, खेतरी बांसियाल के नाम से 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। मनसा माता झुंझुनू में है, बीड़ भी झुंझुनू में है। ठीक है, लेकिन गोगेलाव है
ये आपका कहाँ पर है, नागौर में है। नागौर में 2 कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तो गोगिलाव है और एक है आपका रोटू। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? जोधा सिंह, पृथ्वी सिंह, उदय सिंह और अजीत सिंह। तो पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन के जीवन का बलिदान देकर उदयपुर के राजकुमार उदय सिंह की है वो जान बचाई थी। तो यहाँ हो जाएगा उदय सिंह। और किससे जान बचाई थी? तो बनवीर मारना चाहता था उदय सिंह को, लेकिन इनकी जो जान है वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया पन्ना धाय ने। इसके समान ही मारवाड़ में भी एक धाय माँ थी जिसका नाम है गोरा धाय। गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। और इसने किसकी जान बचाई थी? तो गोरा धाय ने जान बचाई थी किसकी? अजीत सिंह की। ठीक है, अजीत सिंह की जान बचाई थी गोरा धाय, और साथ में संरक्षक के रूप में थे पृथ्वीराज राठौड़, सॉरी दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। तो गोराधाय और दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की जान बचाई थी। तो आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गोराधाय। किसकी जान बचाई? अजीत सिंह की। और मेवाड़ की पन्नाधाय या फिर राजस्थान की पन्नाधाय वो कहा जाता है इन्हीं पन्नाधाय को जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह को है वो बचाया था। और उदय सिंह की ही संतान है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये मोती भारत है। ये विकल्प है पाली, जालोर, सीकर और बूंदी। तो जालोर के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजस्थान की जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं और उससे संबंधित मोस्टली प्रश्न है वो आपसे पूछे ही जाते हैं। और अगर आपने राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अच्छी तरीके से दी है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर दी हुई है, तो इसमें इस प्रकार का सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डाला हुआ था। देखिए, अगर ये मोस्टली जो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं ये हड़ौती में है, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और इसके अलावा एक आध कोई सिरोही में है। तो देखिए, तकली जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? तो तकली है ये कोटा में है। ठीक है, तो एक में दो कौन से विकल्प में है? केवल इसी में है। अगर आपको ज्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर तकली का आपको पता है तो आप इस सवाल का सही जवाब है वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो तकली तो कहाँ पर हो गई? कोटा में हो गई। पीपलाद, पीपलाद जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झालावाड़ में। पीपलदा जिसे कहते हैं, पीपलाड़ भी कहते हैं, पीपलदा भी कहते हैं। लहासी आपकी है ये जो 12 में है। और अंत में रह गई सूकली, ये आपकी सिरोही में है। एक तो सूकड़ी नदी है जो कि आपकी जालोर की है, ठीक है, जिस पर बांकली बांध बनाया हुआ है। और एक है सूकली, ये लघु सिंचाई परियोजना है, सिरोही की है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं और महत्वपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाएं जो इन जिलों से संबंध रखती है। देखिए, हमने झालावाड़ के लिए कौन सी देखी? पीपलदा। इसके अलावा गागरीन, चोली, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर। तो चोली, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, ये जो सिंचाई परियोजना है पीपलदा, ये सारी की सारी आपकी झालावाड़ की है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, चीजें रट जानी चाहिए आपको। झालावाड़ की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी पीपलदा है, चोली, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और गागरीन। तो गागरोन तो दुर्ग है, गागरीन तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपला, चोली, छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर। ठीक है, कोटा की बात करें तो कोटा की एक है तकली या ताकली और एक है सावन भादो, सावन
भादो, ये आपकी कोटा की है। 12 की बात करें तो लहासी और एक है बिलास। इसके अलावा अंधेरी और हथियादे है। 12 की कौन सी है? लहासी, बिलास, अंधेरी, हथियादे। लहासी, बिलास, अंधेरी, हथियादे। और सिरोही की आपकी आ गई सूकली। ठीक है। इसके अलावा बूंदी एक पीछे रह गया। तो बूंदी की जो सिंचाई परियोजना है उसका नाम है गरारड़ा या गरदड़ा कहते हैं। गराड़ा, गराड़रा या फिर गरदड़ा जो सिंचाई परियोजना है ये बूंदी की है। तो एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए, झालावाड़ की सिंचाई परियोजना की बात करें तो गागरीन, चोली, छापी, पीपलदा, भीमसागर, हरिश्चंद्र सागर। कोटा की बात करें तकली और सावन भादो। 12 की बात करें लहासी, बिलास, अंधेरी और हथियादे। सिरोही की सूकली और बूंदी की गरारड़ा और एक ही है गरारड़ा बूंदी की। ठीक है। तो ये सिंचाई परियोजनाएं महत्वपूर्ण लघु सिंचाई परियोजना है। काफी बार सवाल इनसे पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से आप इनको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को राजस्थान के कौन से जिलों को दूसरा स्थान मिला है? तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में स्टार्ट किया था। और इसका उद्देश्य यही था कि राजस्थान के ऐसे जिले जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, ठीक है, हर क्षेत्र से पिछड़े हैं, तो ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आकांक्षी जिले कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के टोटल 112 जिलों को है वो सम्मिलित किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान का जो करौली जिला है वो दूसरे स्थान पर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है इस बारे में। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? तो जुलाई 2022 में अशोक गहलोत ने टोटल 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की मंजूरी दी है। और 5 कहाँ कहाँ पर है? नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है करंट से जुड़ा। अगर रिसेंटली कोई आपका एग्जाम होता है तो पीटीआई के होने वाला है, तो उसमें ये भी घुमा फिरा कर दोबारा पूछा जा सकता है कि जुलाई 2005 में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, किस जिले में नहीं खोला जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर जिले दे दिए जाए तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इसमें देखिए, एक तो अजमेर जिला है, एक जोधपुर है, एक जयपुर है और एक उदयपुर है। इन 4 जिलों में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो खोले जाने की घोषणा की है, जिसमें कि जयपुर में 2 है, जयपुर महानगर फर्स्ट और जयपुर महानगर सेकेंड। ठीक है, 2 जयपुर में है और बाकी में एक एक 3 और 2 5। तो यहाँ पर सॉरी 3 पर टिक हो गया, 3 नहीं है 5 है। ठीक है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा की है। और इसकी जो समयावधि होगी, टाइम ड्यूरेशन होगी, वो 31 अगस्त 2023 होगी, यानी कि 1 साल तक। ये जो 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक यानी कि 1 साल तक है वो रहेगा। और इसका जो कार्य है, एनआई एक्ट प्रकरणों की जो संख्या जहां पर ज्यादा है वहां पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने की योजना है। तो ठीक है। तो यहाँ पर 5 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। जयपुर में है 2। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, कभी विकल्प में भी चंबल आई तो मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान की कामधेनु चंद्रवती माही आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे वांगड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। बनास आ जाती है तो इसे हम बता देते हैं कि वन की आशा और वर्णाशा कहा जाता है। और रिसेंटली मैंने इस पेपर से पहले एक जो वीडियो डाला था उसमें आपको ये चीज बताई भी थी। तो वन की आशा आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियां से निकलती है और ये
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी कि पूरी तरह से राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये बहती है, उसके बाद में आपकी चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। सोम की बात करें तो सोम आपकी बिछामेड़ा की पहाड़ियां से उद्गम होता है इसका। माही नदी, सोम कमला, जो सोम नदी है ये जाखम और माही के साथ में मिलकर के आपकी सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम भी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा त्रिवेणी संगम की बात करें तो बनास नदी है वो सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास डाई खारी, बनास बेड़च मेनाल, बनास चंबल सीप, इस प्रकार से। ठीक है, माही नदी की बात करें तो माही को वांगड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। मेंथा नदी की बात करें तो रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं जो कि आपकी किस में गिरती है, सांभर झील में गिरती है। ठीक है, और सांभर झील में सर्वाधिक लवणीय जो मात्रा लेकर आने वाली जो नदी है वो आपकी मेंथा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तिलवाड़ा, ओजियाना, गिलुंड और बालाथल। तो बनास संस्कृति का स्थल आपका तिलवाड़ा नहीं है। तिलवाड़ा ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर, और ये आपका लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ पर पशु मेला लगता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के नाम से मल्लीनाथ पशु मेला है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कई बार सवाल ये रिपीट हो चुका है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के तट पर है, चैत्र के महीने में आयोजित होता है। ठीक है, ओजियाना, गिलुंड और बालाथल ये आपकी बनास संस्कृति का है। ओजियाना भीलवाड़ा में है, गिलुंड राजसमंद में है और बालाथल आपका उदयपुर में है। ठीक है, तो ये बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है? टावर ऑफ साइलेंस मुंबई महाराष्ट्र में है, मन मंदिर पैलेस ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में, आनंद भवन तमिलनाडु में, पाली ताना भावनगर गुजरात में। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा आनंद भवन है। ये आपका प्रयागराज, पूर्व में जिसे इलाहाबाद कहते थे, यहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, आनंद भवन। नेक्स्ट है गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नामक है। बहुत ही अच्छा सवाल, 2015 की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल है वो पूछा गया था और 22 में जाकर ये रिपीट किया है। तो गुजरात, नुसरत, नागपली और गजक ये जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है और ये सेम के सेम ऑप्शंस भी थे, ऑप्शंस भी इन्होंने चेंज किए नहीं है। तो जोधपुर दुर्ग की बात करें तो जोधपुर का दुर्ग है ये आपका चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। इसे गढ़ चिंतामणि, म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राव जोधा ने 1459 में इस दुर्ग को है वो इसका निर्माण है वो करवाया था और इस दुर्ग पर कई नामों से अनेक तोपें हैं वो रखी हुई है, जिसमें कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, इसके अलावा एक है शंभू बाण, इसके अलावा किल किला, गजनी खान, कड़क बिजली, बीच में छोटा हुआ ना, कड़क बिजली और धूड़ धानी। तो इस प्रकार की तोपें हैं आपके मारवाड़ के जोधपुर दुर्ग में। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, शंभू बाण, किलकिला, गजनी खान, धूड़ धानी, कड़क बिजली। ठीक है, तो ये आपकी जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नाट्य शैली के प्रमुख कलाकार है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तमाशा, रम्मत, नौटंकी और स्वांग। तो जब एक विकल्प दे दिए जाते हैं तो उससे संबंधित हमें मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि आपको और भी चीजों के बारे में बताएं। तो देखिए गोपी जी भट्ट और एक नाम आता है बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के शासन काल में ये जो तमाशा है ये बंशीधर भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था और इन्हीं के वंशज है गोपी जी भट्ट, जो कि राजस्थान के तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है। तो गोपी जी भट्ट हो गए और बंशीधर भट्ट हो गए, ये तमाशा के प्रमुख आपके कलाकार हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं रम्मत की। बहुत बार मैंने बताया भी है, डिस्कस भी किया है। रम्मत आपके होली के अवसर पर, विशेष तौर पर बीकानेर और इसके अलावा जैसलमेर में रम्मत का आयोजन होता है। तो रम्मत का आयोजन किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर और नई फसल के कटाई के खुशी में रम्मत का आयोजन बीकानेर जैसलमेर में। इनके प्रमुख कलाकार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, काफी बार सवाल है वो पूछा जाता है। तो रम्मत के प्रमुख कलाकार में एक तो तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी नामक ग्रंथ लिखा था, एक नाट्य लिखा था, और ये महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट किया था 1943 में। ठीक है। इसके अलावा नाम आते हैं फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास, तुलसीराम। ये प्रमुख रम्मत के कलाकार हैं। कौन? तेज कवि, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास, तुलसीराम रम्मत के प्रमुख कलाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखिए। नौटंकी, नौटंकी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नौटंकी आपकी अलवर, भरतपुर और करौली की प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र की। और नौटंकी के प्रमुख कलाकार पूछ लिया जाए तो गिरिराज शर्मा, गिरिराज प्रसाद, सॉरी शर्मा नहीं है, गिरिराज प्रसाद है आपके नौटंकी के प्रमुख कलाकार हैं। और स्वांग तो आप कौन नहीं जानते, स्वांग के प्रमुख कलाकार है वो जानकी लाल भांड है। स्वांग के प्रमुख कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड है। तो ये जो प्रश्नों का हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें एक ही चीज के साथ में आपको और भी विकल्पों में जो चीजें दी हुई है वो अच्छी तरीके से सॉल्यूशन के साथ में आपको बता रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजें रिपीट हो और वही चीजें आपके एग्जाम में जब देखने को मिले तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इस बोर्ड का प्रश्न पूछने का नेचर यही है। मैं 2015 से अब तक के पेपरों को पूरी अच्छी तरीके से इत्मीनान से हम इनका विश्लेषण कर चुके हैं, देख चुके हैं। और यही चीजें आगे कभी रम्मत का पूछ लेंगे, कभी नौटंकी का पूछ लेंगे, कभी स्वांग का, कभी तमाशा का। तो ये तमाशा है इस बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसे समझना, इस प्रश्नों की प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसी नेचर के आधार पर हम आपको विश्लेषण भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे जो टेस्ट सीरीज संचालित है वो ही इसी पैटर्न पर, आरपीएससी का जिस प्रकार से पैटर्न रहता है और आरएसएसबी का पैटर्न रहता है, उसके एग्जाम के लिए जो हम टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ठीक उसी के पैटर्न पर रहती है, ताकि आप अच्छी तरीके से प्रश्नों के प्रति आपकी सोच समझ विकसित हो सके और अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो अगर आप भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आरओ की हो गई, ईओ की हो गई, एएन, जेईएन, या फिर आप रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें और वहां पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और उसको आप अच्छी तरीके से अगर उनका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रत्येक जो प्रश्न है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देने का हमारा ध्येय रहता है, ताकि पर्टिकुलर टॉपिक को पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद में उस टेस्ट को प्रैक्टिस के रूप में लाएं, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है और उसके बाद में मुझे कितना क्या याद रहा, प्रश्न किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस प्रकार के सवालों को जब आप फेस करेंगे उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आपको दिखाई देगा और रिजल्ट के बाद में उन प्रश्नों का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ऑल ओवर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं बार बार नहीं कहूंगा चीजें, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, और कुछ टेस्ट फ्री भी अवेलेबल है मोबाइल ऐप पे, तो वहां जाकर भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, नाता, तलाक और जिमाड़। तो भीलोड़ में ये जो राजस्थान की जनजातियां हैं, राजस्थान की लोक संस्कृति है, उससे जुड़ा ये सवाल पूछा गया है। तो भील जनजाति से संबंधित किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो भीलों में छेड़ा जो फाड़ना है ये एक प्रथा है, ये एक नाता की प्रथा है। नाता का मतलब होता है डिवोर्स, तलाक। तो कई बार, सॉरी, नाता नहीं तलाक है, ठीक है। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? एक तलाक प्रथा है, डिवोर्स है, ठीक है।
और डिवोर्स, छेड़ा फाड़ना, डिवोर्स एक ही बात है। और दूसरी बात भीलों के संबंध में ये ध्यान रखनी है कि भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे कू या टापरा कहते हैं। ठीक है, कू या टापरा क्या है? भील जनजाति के घर। और भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी। भील शब्द की उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है और इस व्हील शब्द का मतलब होता है तीर कमान। ठीक है, तो वन पुत्र किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। व्हील शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है वन पुत्र। तो ये अच्छी तरीके से बिलों के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक। और कच्छाबू क्या है? एक बार सवाल पूछा गया था भील जनजाति में कच्छाबू। तो कच्छाबू भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा या अधो वस्त्र है। ठीक है, और एक है ढेपाड़ा। ढेपाड़ा होता है भील जनजाति के जो पुरुष तंग धोती पहनते हैं उन्हें ढेपाड़ा कहते हैं। मेवाड़ पुकार क्या थी? तो ये सवाल भी हमने कई बार डिस्कस किया मोतीलाल तेजावत जी के संबंध में। तो मेवाड़ पुकार एक 21 सूत्रीय मांग पत्र थी। 21 सूत्रीय मांग पत्र थी। ये किसने तैयार किया और कहां पर प्रस्तुत किया, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो ये तैयार तो किया था मोतीलाल जी ने, मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया, 1921 में एक ही आंदोलन चलाया। और इसी समय मेवाड़ महाराणा, जिनका नाम है फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो रखी थी। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को भीलों का बावजी और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने जाडोल और मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र थी जो कि मोतीलाल तेजावत ने फतेह सिंह के समक्ष रखी थी, जिसमें फतेह सिंह ने 18 मांगों को है वो स्वीकार कर लिया था। डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? तो डेनमार्क जो आपकी स्टेट है ये आर्कटिक और अटलांटिक के मध्य स्थित है। डेनमार्क की जो जल संधि है ये किसके? आर्कटिक और अटलांटिक। अटलांटिक की भी बात आए तो ये आपकी उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक के मध्य है। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक। इसके अलावा कुछ जल संधियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये काफी बार पूछी जाती है। तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक के मध्य है। किसके? भूमध्य सागर और अटलांटिक के मध्य जिब्राल्टर की जल संधि है। एक पूछा जा सकता है आपसे पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ये आपकी मन्नार की खाड़ी और बंगाल यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। एक पूछी जा सकती है हारमूज की जल संधि। हारमूज, हारमूज की जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। तो देखिए डेनमार्क की जल संधि आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के मध्य, हारमूज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक के मध्य, और पाक जो जल संधि है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। नेक्स्ट सवाल, आपके जो उद्योग दिए हुए हैं और यहाँ पर अवस्थिति दी हुई है उन उद्योगों की, तो बहुत ही इजी सवाल है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। यहाँ पर चीनी, सीमेंट, उर्वरक, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन टायर ट्यूब तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। टायर ट्यूब उद्योग कांकरोली राजसमंद में है। तो 4 में 1 अगर आपने कर दिया और यहाँ पर देख लिया कि 4 में 1 कहाँ पर है केवल और इसमें है, तो आप इस सवाल तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सवाल को देखकर आपको घबराना नहीं है। जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है उस पे आपको पहले जाना है। अगर पहले ही राउंड में आपको सही आंसर मिल जाता है तो फिर आपको कोई दूसरा देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी की जो प्रथम जो मिल है ये आपकी भोपाल सागर, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर स्थापित की थी। तो राजस्थान में पहली जो चीनी मिल है वो 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। ठीक है,
और केशोराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल स्थापित की थी 1965 में। सीमेंट की बात करें तो राजस्थान में सीमेंट का कारखाना पहले 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। अन्य अगर सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर मोडक हो जाएगा। मोडक आपका कोटा में है, ये सीमेंट का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा ब्यावर भी है, चंदेरिया है, डबोक है, खारिया खंगार जोधपुर का, यहाँ पर व्हाइट सीमेंट बनती है। ठीक है, तो ये गोटन नागौर का, यहाँ पर भी व्हाइट सीमेंट बनती है। तो ब्यावर हो गया, मोडक हो गया, डबोक हो गया, ठीक है, चंदेरिया, निम्बाहेड़ा, खारिया खंगार, गोटन, ये आपके सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं। उर्वरक की बात करें तो गड़ेपान कोटा में उर्वरक फर्टिलाइजर के कारखाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प डी है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बंदरगाह और यहाँ पर नदी, जलडमरू, मध्य और महासागर, रिवर, स्टेट और ओशन दिए हुए हैं। तो देखिए, कारा, कामराजार, कोलकाता और हल्दिया और मारमागुआ। अगर कामराजार ये जो बंदरगाह है इसकी बात करें तो ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इस बंदरगाह को हम बंगाल की खाड़ी से रिलेट कर सकते हैं, कामराजार बंदरगाह। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो जो हल्दिया बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह है, इसे बंगाल की खाड़ी से भी रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हुगली नदी दी हुई है, तो हुगली नदी भी यहाँ पर बी में 3 सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी विकल्प में इस प्रकार से बी में 3 है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये सवाल आपका डिलीट भी हो सकता है। मारमागुआ ये आपका कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, तो ये अरब सागर से जोड़ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का विकल्प नहीं है, तो ये सवाल है आपका डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर घास के मैदान दे रखे हैं और आपसे सुमेलित करवाने को पूछा है, जोड़ा यहाँ पर बनाया गया है। तो प्रेयरी यूएसए, स्टेपीज रूस, पंपास न्यूजीलैंड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर ये जो घास के मैदान है ये आपके पंपास है, ये अर्जेंटीना में है ना कि न्यूजीलैंड में। पंपास घास के मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। न्यूजीलैंड के घास के मैदान की बात करें तो कैंटरबरी, कैंटरबरी जो घास के मैदान है ये आपके न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पंपास अर्जेंटीना में काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं जहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सवाल आते हैं। न्यूजीलैंड कैंटरबरी, वेल्ड ये साउथ अफ्रीका में है, स्टेपीज रूस में है, प्रेयरी यूएस में है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है और स्टेपी आपका विशेष रूप से रूस और ट्यूनेशिया वगैरह इन देशों में है। ठीक है, प्रेयरी अमेरिका। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी जो कि हाड़ौती प्रदेश में मध्यम प्रकार की, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी। और इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कपासी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा काफी है, वो ज्यादा होती है। लावा से निर्मित ये काली मिट्टी है। ठीक है, ये लावा से निर्मित मिट्टी है और इस मिट्टी को काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी आपको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पर होती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी होती है, तो रेड लोयम सोयल, लाल लोमी जो मृदा है ये आपकी इन जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा कहलाती है। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो सीमा है उसे कहते हैं मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य। डुरंड लाइन की बात करें तो ये जो डुरंड रेखा है ये आपकी कहाँ पर है, तो ये पाक और अफगान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपकी डुरंड रेखा है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो ये आपकी जर्मनी
और पोलैंड के मध्य है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग, और मेन रहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। रशिया रशिया और फिनलैंड के मध्य आपकी मेन रहीम लाइन है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत और चाइना के मध्य है मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ रेखा, ये आपको सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन थर्मोस्फियर के बारे में सही नहीं है। थर्मोस्फियर मतलब अयन मंडल। इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्स रे और यूवी किरणों के अवशोषण के कारण होती है। यानी कि ये जो परत है, यहाँ पर जो तापमान की वृद्धि होती है वो एक तो गैस के अणु के द्वारा होती है, गैस के अणुओं द्वारा सूर्य के जो एक्स रे किरणें हैं और यूवी किरणें हैं, ठीक है, उनके अवशोषण के कारण होती है। बिल्कुल ये सही कथन है। ये लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। बिल्कुल आयन मंडल में विभिन्न जो संचार उपग्रह वगैरह होते हैं वो संचालित होते हैं। थर्मोस्फियर मेसोफियर के नीचे स्थित है, तो मेसोफियर के नीचे स्थित नहीं है। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आयन मंडल के नाम से ये भी बात सही है। तो आइए एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं, आपको ये चीजें बता देते हैं कि आखिर थर्मोस्फियर है कहाँ। ठीक है, तो ये है वायुमंडल की विभिन्न परतें। जहां पर हम रहते हैं उसे कहते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल से जो ऊपर का 18 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, ग्रीन हाउस का प्रभाव है इत्यादि इफेक्टिव रहता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि जिसे समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तापमान बिल्कुल स्टेबल रहता है, इसीलिए इसे समताप कहते हैं। ठीक है, जो कि 50 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल से ऊपर। और इसी समताप मंडल के ऊपर होता है ओजोन लेयर, ओजोन मंडल। ठीक है, और इसके बाद में जो होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में मेजोस्फियर है, तो मेजोस्फियर के नीचे आयन मंडल है। ठीक है, उसमें कहा था, देखिए आप, थर्मोस्फियर मेजोस्फियर के नीचे स्थित है, तो थर्मोस्फियर है वो मेजोस्फियर के नीचे स्थित नहीं है। तो देखिए कहां पर स्थित है, नीचे ना होकर कहां पर है, ऊंचा है, यानी कि एक्सोस्फियर के तो नीचे है, और आपका मेजोस्फियर है इसके ऊपर है। तो एक्सोस्फियर और मेजोस्फियर के जो मध्य है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर है, सॉरी थर्मोस्फियर है, आयन मंडल है। तो आयन मंडल में विशेष प्रकार के जो उपग्रह वगैरह होते हैं, रेडियो तरंगे वगैरह परावर्तित यहाँ पर होती रहती हैं, और विभिन्न सैटेलाइट वगैरह इस आयन मंडल में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका क्रम काफी बार पूछ लिया जाता है, तो पहले तो क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान को एनीमिया से मुक्त करने के लिए प्रत्येक सप्ताह कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान में एनीमिया, एनीमिया कहते हैं रक्ताल्पता, आरबीसी की कमी, खून की कमी। ठीक है, तो रक्ताल्पता की जो कमी है, रक्ताल्पता है, उससे मुक्त करने के लिए प्रत्येक सप्ताह के जो मंगलवार है उनको शक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला है और राजस्थान सरकार के द्वारा लिया है। सांचोरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं, तो सांचोरी नस्ल के मवेशी जालोर और सिरोही में पाए जाते हैं। बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सांचोरी नस्ल के मवेशी को कांकरेज भी कहा जाता है, कांकरेज। ठीक है, और ये विशेष तौर पर सांचौर, जालोर के सांचौर तहसील, और इसके अलावा आपकी सिरोही वाला जो एरिया है, जालोर और सिरोही का एरिया, यहाँ पर विशेष रूप से सांचौरी नस्ल की गाय या कांकरेज नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। तो आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो सांचौरी नस्ल है ये किसकी है, तो ये आपकी गायों की नस्ल है। ठीक है, गायों की नस्ल है। और सर्वाधिक गाय राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक गाय है ये आपकी राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक पशुओं की संख्या है वो है बकरियों की संख्या। ठीक है,
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाथरा की पाल और थुरहुंडेर किस खनिज से संबंधित है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाथरा की पाल और थुरहुंडेर उदयपुर में स्थित लौह अयस्क की प्रमुख खाने हैं। ठीक है, लौह अयस्क की बात करें तो एक तो आपका जयपुर का है मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला। दूसरा का है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। और एक है बगोली सराय पचलंगी, बगोली सराय पचलंगी। इसके अलावा आपका डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना तो तांबा का है और डाबला सिंगाना है, ये झुंझुनू में है। बगोली सराय पचलंगी, डाबला सिंगाना, ये आपके झुंझुनू में लौह अयस्क के भंडार है। तो लौह अयस्क की बात करें तो मोरिजा बानोला, थुरहुंडेर और नाथरा की पोल। ठीक है, निमला रायसेला, बगोली सराय पचलंगी और डाबला सिंगाना ये प्रमुख लौह अयस्क के भंडार है। टंगस्टन की बात करें तो एक तो है वालदा जो कि सिरोही में है, और एक है डेगाना, नागौर में टंगस्टन के भंडार है। सक्रिय जो खान है जहाँ से टंगस्टन का उत्पादन होता है, वो आपका उत्खनन होता है, वो डेगाना नागौर में है। कॉपर की बात करें, तांबा की बात करें तो तांबा खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना में राजस्थान के प्रमुख ताम्र भंडार है। ठीक है, मैंगनीज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी विकल्प हैं इनसे संबंधित बहुत बार सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो आप मैंगनीज का देखिए, लीलवानी, तलवाड़ा, ये बांसवाड़ा में है, लीलवानी तलवाड़ा, काला खूंटा, ये आपके किसके हैं, मैंगनीज के, लीलवानी तलवाड़ा काला खूंटा, ये मैंगनीज के प्रमुख भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। तो इकोनॉमिक बुलेटिन है ये आपकी राजस्थान विश्वविद्यालय, RU राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुलेटिन है जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। इसके अलावा भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है विकल्पों वाली कि राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। और केशवानंद जी के संबंध में याद रखिए कि इन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी 2 बार चुना गया था, और ये एक शिक्षा संत के रूप में राजस्थान में काफी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पंजाब से शिक्षा ग्रहण की और फिर राजस्थान में आकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और इनका जन्म हुआ था आपका मंगलूना गांव में। कहाँ पर, लक्ष्मणगढ़ सीकर के मंगलूना गांव में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आपकी बीकानेर में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले, एक 2-3 दिन पहले एक पेपर का डिस्कस करवाया था, और उसमें कुछ चीजें है वो दी हुई थी, जिले दिए हुए थे, इस प्रकार की संस्था दी हुई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से सवाल आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और वही सवाल आपके इस पेपर में है वो देखने को मिला। अगर आपको यकीन ना हो तो जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 2022 के प्रीवियस पेपर वाली प्लेलिस्ट, उसमें आप ओपन करके देख लेना। 2-3 दिन के पहले की वीडियो है, 5-6 वीडियो मैंने उसमें शायद अब तक अपलोड किए हैं, 6-7 या 8वां एपिसोड है। तो वो वीडियो जो आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हम विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सवाल आपको पूछे भी जा रहे हैं। तो राजस्थान कला विश्वविद्यालय, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कुंदरी मदरसा के नाम से पहले स्थापित किया था 1857 में राम सिंह ने। उसके बाद में ये राजस्थान कला विश्वविद्यालय के नाम से 1888 में है वो जाना जाने लगा। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो 1888। तो अगर आपको ये एक चीज पता है तो क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे पाते। एक में क्या है, 4 है, तो 1 में 4 तो सभी में है, बिल्कुल यहाँ पर हम इसका सही जवाब नहीं दे पाते। तो एक मैंने चीज बताई थी आपको, ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। तो ललित कला अकादमी 2 में 2, तो 2 में 2 केवल और केवल इसमें है, तो आपका सही जवाब है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो राजस्थान कला विद्यालय यानी कि 1988,
ललित कला अकादमी 1957, उसके बाद में जवाहर कला केंद्र JKK, ये 1993 में, और रविंद्र रंगमंच 1963 में। ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है, जयपुर में है। ललित कला अकादमी भी आपकी जयपुर में है। कला विद्यालय हुनरी मदरसा, इसके अलावा राम प्रकाश रंगमंच, राम प्रकाश थिएटर है, ये भी जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र भी जयपुर में है, रविंद्र रंगमंच भी जयपुर में है। ठीक है, तो ये आपके सन है वो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, संतूर, सरोद और सारंगी। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका जो संबंध है ये आपका संतूर से है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? शिव कुमार शर्मा, संतूर वादन से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ देखिए शहनाई वादक, तो शहनाई वादक एक प्रसिद्ध नाम है बिस्मिल्लाह खान, जिसे शहनाई का जादूगर कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खान को। प्रसिद्ध सरोद वादक, तो सरोद वादक कौन है? अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, और एक है आपका दौलत खान, ये आपके प्रसिद्ध सरोद वादक हैं ये। इसके अलावा सारंगी की बात करें तो प्रसिद्ध, अगर सारंगी वादक की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया था सुल्तान खान। सुल्तान खान प्रसिद्ध सारंगी वादक है। ठीक है, तो शहनाई बिस्मिल्लाह खान, संतूर वादक आपके पंडित शिव कुमार शर्मा आ गए, सरोद वादक अलाउद्दीन खान और दौलत खान, सारंगी वादक है आपके सुल्तान खान। ठीक है, नेक्स्ट है चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? 2015-16 के पेपर में यही सवाल पूछा गया था। तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा है ये आपके तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तीर कमान के लिए। ठीक है, चंदू जी का गढ़ा तो आपका है आप बांसवाड़ा में, और बोडीगामा है ये डूंगरपुर में है, ये भी सवाल एक बार पूछा गया था। ठीक है, जाजम प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का आकोला आजम और जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। कुंदन कला आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तामचीनी, इसके जगह आ जाए कामचीनी, क्या है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नीले रंग की चित्रकारी है, जिसे ब्लू पोट्री कहते हैं, इसी ब्लू पोट्री को कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो राजस्थान के जो रिसेंटली बजट था 2022-23 वाला, तो इसमें 2 पैरा खेल अकादमी खोलने की घोषणा की गई थी। वो एक जोधपुर में और दूसरी जयपुर में। तो या फिर ऑप्शन है जोधपुर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट है रोमन पूज्य देवता, सही नहीं है। तो रोमन के जो माइथोलॉजी है उसके संबंध में पूछा है, जिसमें कि रोमन के जो लोग हैं वो नेपच्यून, नेपच्यून को फ्रेश वाटर के देवता के रूप में पूजते थे, पवित्र जल। ठीक है, तो नेपच्यून उनको संदेश ले गया, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। नेपच्यून को एक फ्रेश वाटर गॉडेज के रूप में है वो मान्यता प्राप्त थी। जूनो ने उनकी महिलाओं की जो रक्षा है वो की, तो जूनो है वो एक वुमेन प्रोटेक्टर के रूप में इनको मतलब मान्यता प्राप्त थी। अगर बात करें बृहस्पति की, जुपिटर की बात करें तो जुपिटर है वो एक स्काई गॉड के रूप में वो बिलीव रखते थे जुपिटर पर, और मंगल ने उनके युद्ध में रक्षा की। तो मार्स है वो गॉड ऑफ वॉर के रूप में पूजे जाते थे। ठीक है, तो ये रोमन की माइथोलॉजी से संबंधित है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस है वो डिटेल में दिया नहीं था क्या कुछ पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रकार के कुछ सवाल है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेपच्यून यहाँ पर गलत हो जाएगा। सालर के जंगल पाए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, सालर के वन कहाँ पाए जाते हैं? सालर है, अलवर है। ठीक है, तो यहाँ पर सालर और अलवर आ गया, ये बिल्कुल राइट है। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में सालर के वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर कौन से हैं?
डूंगरपुर बांसवाड़ा और बूंदी झालावाड़ में सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, 75 से 110 सेंटीमीटर ये सागवान के वन आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सालार के वन अलवर, भरतपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में। समाचार पत्र और स्थापना का सही नहीं है। प्रभात समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से, जय भूमि जोधपुर, देश हितैषी अजमेर। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जय भूमि है ये आपका जयपुर से प्रकाशित होता था, ना कि जोधपुर से। जोधपुर से राजपूताना गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ठीक है, और एक समाचार पत्र जिसका नाम है मजहलुल सरूर। ठीक है, मजहलुल सरूर समाचार पत्र है जो कि भरतपुर से प्रकाशित होता था, और ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र है वो माना जाता है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है वो आपको सुमेलित करना है युद्ध से संबंधित। तो इस प्रकार से भी आपको निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज में सवाल है वो मिले थे। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो आपका लड़ा गया था महमूद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1192 में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, जो आपकी महमूद घोरी है ये पराजय होता है। द्वितीय युद्ध जो 1992 हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, पराजय होते हैं। सारंगपुर का युद्ध की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में 1437 में लड़ा गया था, और इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ बनाया, इन्हें भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। ठीक है, तो ये विजय स्तंभ 1437 में सारंगपुर विजय के ऊपर उपलक्ष्य में। खातौली का युद्ध ये आपका राणा संग्राम सिंह और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में लड़ा गया था, जिसमें कि राणा संग्राम सिंह की विजय होती है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है। और गिरी सुमेल का युद्ध जिसे जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी 1540 में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त होते हैं। जेता और कुंपा ये कौन थे? हशमत वाला शासक कौन? राव मालदेव, चंद्रसेन का पुत्र राव मालदेव हशमत वाला शासक जिन्हें कहते हैं। तो राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य जेतारण और का युद्ध जिसे गिरिशुमेल का युद्ध भी कहते हैं, ये युद्ध हुआ जिसमें जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गया, और आपका काफी मशक्कत से काफी बुरी हालत करती थी शेरशाह सूरी की। इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत है वो खो बैठता था। इस प्रकार से इतनी रिस्क है वो शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर देखा जाए तो तराइन एक में डी है। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। आप अगर तराइन का युद्ध सभी को पता है, बाकी वाले ना हो, तो भी आप यहाँ पर कूट के माध्यम से सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको सब कुछ देखना जरूरी है। तारा भांति की टीले पाए जाते हैं, तो देखिए तारा भांत की ओढ़नी यहाँ पर नहीं पूछी है। तारा भांत के टीले यानी कि तारा शेप जो सैंड ड्यून्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तारा प्रकार के बालू का स्तूप आपके मोहनगढ़ जैसलमेर के मोहनगढ़ से गंगानगर, और जो गंगानगर का सूरतगढ़ है यहाँ तक जो रेत के टीले हैं वो तारा प्रकार के बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका पैराबोलिक बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सीप प्रकार के बालू का स्तूप, ये भी आपके पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। एक बार सवाल भी पूछा कि सीप क्या है, तो सीप एक बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें बालू का स्तूप की, तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका 41.5% भाग तो बालू का स्तूप मुक्त है, और 58.5% भाग बालू का स्तूप युक्त है, जिसे हम मादा कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान, नमकीन जिले, गोडवाड़ प्रदेश और आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। तो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश, नमकीन जिले। वैसे गोडवाड़ प्रदेश जालोर, पाली,
और इस एरिया का भाग आता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा बात करें कि राजस्थान बांगर के अंतर्गत शेखावटी और नागौर का वो जो एरिया आता है, वो अगर इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, इस सवाल को डिलीट भी आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मोटे तौर पर इस सवाल का जवाब देखा जाए तो आपका 56 का मैदान ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 56 का मैदान तो यहाँ पर दूर दूर पर कहीं नहीं है। ये तो आपका कहाँ पर है, माही का जो प्रवाह तंत्र है, इसे ही 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो 56 का मैदान आपका माही नदी का प्रवाह तंत्र को कहते हैं। और एक है 56 की पहाड़ी। तो 56 की पहाड़ी है, ये आपकी कहाँ पर है, बाड़मेर में है, नाकोड़ा पर्वत के आसपास की जो पहाड़ी है उसे 56 की पहाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। तो भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी कोह ए सुल्तान, इस्तांबुली, विसुविशिय और एटना। तो कोह ए सुल्तान है, ये आपकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। और बाकी इस्तांबुली, विसुवियस और एटना है, ये सारी की सारी कहाँ पर है, इटली में है, भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन जो आपकी वोल्केनो है, ठीक है। तो इस्तांबुली, विसुवियस और एटना आपकी सारी की सारी इटली में स्थित है। और एटना जो इस्तांबुली जो ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और एटना है ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो मित्रों यही सही कथन है, बाकी आपको आए ना आए, उष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर वाला तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, और बीकानेर में घोड़ों के लिए अश्व अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में ही है, बारां में नहीं है। ये भी आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में है अश्व अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो अश्व अनुसंधान केंद्र इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है। अश्व बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ ये आपका अविकानगर में है, अविकानगर टोंक में है। और केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म है, ये आपका सूरतगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर एक हो जाएगा हमारा। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो भरतपुर बर्ड पैराडाइज जो पुस्तक है, ये मार्टिन इवांस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब बर्ड की बात करें तो बर्ड है कौन सा, सारस, सारस जिसे क्रेन कहते हैं। और ये क्रेन आपकी भरतपुर में शीतकाल में आती है। भरतपुर का जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे जो रामसर भूमि है, इस रामसर वेटलैंड में भी सम्मिलित किया गया है। एक तो आपका केवलादेव और एक आपका सांभर झील को, ठीक है। तो ये आपकी भरतपुर बर्ड पैराडाइज है, ये आपकी मार्टिन इवांस की है। कैलाश सांकला की बात करें तो ये भी वन्य जीवों के संबंध में काफी महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया है, और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ड्रोन एक्सपो 2022 है, ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और राजस्थान के जितने भी लोगों के पास में ड्रोन वगैरह से संबंधित नई नई तकनीकियां थी, तो उनका यहाँ पर प्रदर्शन है वो किया गया था। डग गंगधार की उच्च भूमिया किसका हिस्सा है। तो ये हाड़ौती के पठार का हिस्सा है, डग गंगधार की भूमिया। इसके अलावा हॉर्स सूप आकार यानी कि घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं, वो भी आपकी कहाँ पर है, हाड़ौती के पठार में है। विंध्यन भूमि, विंध्यन कगार भूमि भी हाड़ौती के पठार में ही है, ठीक है। तो ये आपका हाड़ौती पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। चंबल, ये तो आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मेहत झील से, सॉरी माही नदी मध्य प्रदेश के मेहत झील से, और चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है चंबल का, ठीक है। तो ये दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है। बनास की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से यहाँ होती हुई इधर बहती है, तो ये भी उत्तर से दक्षिण तो है नहीं। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी आपकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर ऊपर से आती हुई नीचे राजस्थान से होती हुई, कभी कभी अधिक पानी आता है तो आपकी पाकिस्तान तक भी चली जाती है। तो घग्गर नदी है, ये इस प्रकार से यूं बहती है। तो ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है घग्गर नदी।
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। घग्गर को मृत नदी कहते हैं, डेड रिवर कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखिए, ठीक है, मृत नदी। और प्राचीन काल में इसे सरस्वती और दुष्यंती नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। राजस्थान मुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई जाएगी? तो राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, जिसे RMGB के नाम से जाना जाता है, इसको राजसिको, सेबी, नाबार्ड और पंजाब नेशनल बैंक, तो बाकी इन लोगों का तो कृषकों से कोई भी संबंध नहीं है। राजस्थान ग्रामीण मुद्रा बैंक है, ये एक किसानों के लिए बैंक है, ग्रामीण बैंक है। तो इसके लिए जो वित्तीय सहयोग है वो नाबार्ड करेगा। और नाबार्ड को वित्तीय सहयोग कौन कर रहा है? तो नाबार्ड है इसको, तो नाबार्ड को सहयोग कर रहा है RBI, ठीक है। 50% RBI और 50% राजस्थान गवर्नमेंट। अगर नाबार्ड के बारे में बात करें तो NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना से संबंधित भी काफी बार सवाल पूछा जाता है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की है वो स्थापना होती है, ठीक है। जो कि ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष जो बैंकिंग संस्थान है ये भारत की नाबार्ड ही है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा एक बंधुआ मजदूरी प्रणाली है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। पहले क्या होता था मध्यकालीन राजस्थान में कि अभी भी काफी, अगर गांव में वगैरह काफी ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन मध्यकाल में काफी ये ज्यादा था कि कोई भी सेठ साहूकार किसी व्यक्ति को पैसे दे देते थे उधार, और उस उधार पैसे के ब्याज के बदले में उसके किसी परिवार के सदस्य को अपने घर पर नौकर के रूप में रख लेते थे, और उसका जो ब्याज होता था उस ब्याज के बदले में उससे मजदूरी है वो करवाते थे, बिना पैसे की बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रथा को सागड़ी प्रथा के नाम से मध्यकालीन राजस्थान में जाना जाता था। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जेम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे में है जेम्बेजी नदी, और इसी नदी पर आपका कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है। अगर विश्व की नदियों की बात करें तो नील नदी, ये अफ्रीका में महाद्वीप में है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि आपकी विक्टोरिया झील से होकर निकलती है। अमेजोन नदी की बात करें तो नील नदी के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिण USA में है। जायरे नदी की बात करें तो ये भी आपकी अफ्रीका में बहती है, इस नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? तो राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, मदरशाही हुंदरी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर राम सिंह द्वितीय द्वारा, और राम प्रकाश रंगमंच। तो राम प्रकाश जो थिएटर है ये राम सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था, और हुंदरी मदरसा भी राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन फोल्क जो आपका नाट्य है, लोक नाट्य है, फोल्क ड्रामा है, इसके लिए राम प्रकाश रंगमंच है वो विशेष तौर पर स्थापित किया गया था। लेकिन अगर बात करें हुंदरी मदरसा, तो इसे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं, ये कला विद्यालय था, ठीक है। तो कला आर्ट्स के लिए हुंदरी मदरसा, और लोक नाट्य के लिए राजस्थान राम प्रकाश रंगमंच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पर्वत और अवस्थिति सही नहीं है। एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका, तो ये भाई अंटार्कटिका में नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसे कहते हैं पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। रॉकीज और एंडीज ये अमेरिका की है। रॉकीज है उत्तरी
अमेरिका, एंडीज है दक्षिण अमेरिका और एटलस है आपकी उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था उन्हीं जयपुर की अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH इवेंट में है वो गोल्ड मेडल है वो जीता है। तो अवनी लेखरा, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये जयपुर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो 25 मई 2022 को ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ था, 3 दिवसीय शिखर पर्व, जो कि आपका माउंट आबू में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है इसके द्वारा ये जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपका कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो पदेन सभापति होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल इसके पदेन सभापति हैं और इन्हीं के द्वारा 3 दिवसीय शिखर पर्व का आयोजन सिरोही के माउंट आबू में है वो किया गया था। ठीक है। और इसके अंतर्गत हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का भी लोकार्पण किया था। कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ किला, जालोर का किला और भैंसरोडगढ़ का किला। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मेहरानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी है? चिड़ियाटों की पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में। तारागढ़ का किला है ये तारागढ़ की पहाड़ी 873 मीटर जिसकी ऊंचाई है अजमेर में स्थित है। जालोर का किला ये आपकी सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। तो अब रह गया भैंसरोडगढ़ किला, तो यही राइट आंसर है। भैंसरोडगढ़ किला है ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये एक जल दुर्ग है। चंबल और बामनी जो नदी है इन्हीं नदियों के संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला, ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर। ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और गागरोन भी जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? शाकंभरी शिखर झुंझुनू में। ठीक है। रोटू झुंझुनू, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा और गुड़ा विष्णुयान जोध। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें रोटू है वो नागौर दिया हुआ था। तो आपको ना भी पता हो तो यहाँ पर भी आप ऊपर वाले देकर भी इस सवाल का जवाब दे सकते थे। तो नागौर में 2 संरक्षित क्षेत्र है, मैंने आपको बताया। एक तो कहाँ पर है? रोटू में है और एक है गुगिलाव। ये देखिए आप राजस्थान के टोटल कितने हैं? 16 संरक्षित, 16 जो कंजर्वेशन रिजर्व है संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। उसमें नवीनतम जो संरक्षित क्षेत्र बना है वो आपका जालोर जिले के चितलवाना जो तहसील है उसका है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि नवीनतम राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है। इसके पहले था शाहबाद 12 ये कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के ये 16 है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है, सुंधा माता जालोर और सिरोही में है, गुड़ा विष्णुयान ये जोधपुर में है, शाकंभरी सीकर और झुंझुनू में है, गोगिलाव नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में है। ठीक है। रोटू नागौर में है, उम्मेदगंज कोटा, ज्वाईबांध लिपड़ पाली में है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू और बांसियाल खेतड़ी सेकंड के नाम से ये भी झुंझुनू है, ज्वाईबांध सेकंड के नाम से पाली में है। ठीक है। तो पाली में 2 है, ज्वाईबांध फर्स्ट और ज्वाईबांध सेकंड। और झुंझुनू में आपके टोटल होकर के स्वतंत्र रूप से झुंझुनू में 4 है और एक शिखर झुंझुनू में, कुल मिलाकर के झुंझुनू देखा जाए तो 5 कंजर्वेशन रिजर्व है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन से जिले में है, तो वो आपके झुंझुनू में है। कितने हैं? 5 है। एक तो आपका ये हो गया शाकंभरी, इसके बाद में बीड़ बांसियाल खेतड़ी के नाम से 2 है और एक है मनसा माता। ठीक है।
अब यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में और भी चीजें ध्यान में रखिए कि टोटल जो कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया कितना है, 929 वर्ग किलोमीटर। सबसे जो बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपके शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व है, 189 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है ये आपका रोहतू कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि नागौर में स्थित है, मात्र 0.72 वर्ग किलोमीटर। रोहतू के बारे में एक दिलचस्प बात कि गुरु जाम्बोजी, जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक संत हैं, और गुरु जाम्बोजी ने अपनी शिष्या, जिनका नाम है नौरंगी या जिसे उमाबाई भी कहते हैं, तो नौरंगी और उमाबाई को मारा या भांत भरा था गुरु जाम्बोजी ने, या रोहतू नागौर में आकर। रोहतू नागौर के जायल तहसील में पड़ता है और बिश्नोई बाहुल्य इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु जाम्बोजी तब आए, उस समय यहाँ पर पेड़ वगैरह कुछ नहीं थे, बैठने के लिए छांव भी नहीं थी। तो कुछ लोगों ने गुरु जाम्बोजी के संबंध में इस प्रकार के विचार है वो व्यक्त किए। तो गुरु जाम्बोजी ने अपनी द्व्य चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ लगा दिए, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 4000 खेजड़ी के पेड़ गुरु जाम्बोजी ने उस समय लगाए थे, जब उमाबाई को, नौरंगी को यहाँ पर भांत भरने के लिए रोहतू नागौर में पधारे थे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो खेजड़ी के पेड़ है वो आज एक वट वृक्ष के रूप में रोहतू नागौर में खड़े हैं, और रोहतू में गुरु जाम्बोजी का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। और गुरु जाम्बोजी ने जब रोहतू में रथ से नीचे उतरकर अपना पैर रखा था किसी पत्थर पर, तो वो पत्थर भी पिघल गया था, और गुरु जाम्बोजी के पद चिन्ह उस पत्थर पर अंकित है, जो कि रोहतू गांव है, उस गांव में गुरु जाम्बोजी का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में वो गुरु जाम्बोजी के पद चिन्ह भी रखे हुए हैं। और उस मंदिर में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि राव जोधा को जब जोधपुर के राज्य से निष्कासित कर दिया था, जोधपुर के राज्य से उन्हें जाना पड़ा था, त्यागना पड़ा था, तब वो गुरु जाम्बोजी से मिले थे, और गुरु जाम्बोजी ने एक केर के वृक्ष की लकड़ी दी थी और कहा था कि ये जोधा इस राव दूधा, ठीक है, मेड़ता के राव दूधा को जब राज्य से निष्कासित कर दिया था, तब गुरु जाम्बोजी के पास में गया, और गुरु जाम्बोजी ने राव जो दूधा है उनको एक केर के वृक्ष का खांडा दिया था, यानी कि लकड़ी दी थी, और दूधा को कहा था कि जब ये केर के वृक्ष की लकड़ी है, इसका आप घर जाकर के पूजन करना। जब ये केर की वृक्ष की लकड़ी एक तलवार के रूप में, खांडे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तब तू मान लेना कि तेरा मेड़ता का जो राज है वो पुनः आप तुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ, और वो जो खांडा है वो केर का खांडा गुरु जाम्बोजी ने दिया था, और वो उसके बाद में चमत्कारिक दिव्य शक्ति के रूप में एक तलवार के खांडे के रूप में परिवर्तित हो गया, और रावदूदा को वापस अपना राज्य भी मिल गया था। और वो खांडा भी आज भी रोहतू के गुरु जाम्बोजी का जो मंदिर है रोहतू गांव में, जायल तहसील नागौर में है, तो वहां पर उस मंदिर में एक दर्शनीय स्थल के रूप में वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दर्शनीय स्थल है, गुरु जाम्बोजी के पद चिन्ह और रावदूदा को दिया गया खंडा। ठीक है, और खेजड़ियों का बाग है, और इसी खेजड़ियों के बाग और आसपास में हजारों की संख्या में आपके पशु पक्षी और हिरण, चिंकारा वगैरह है वो विचरण कर रहे हैं, और ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित किया हुआ है। तो ये रोहतू नागौर के संबंध में काफी बार पूछा जाता है। रोहतू नागौर एक जोधपुर का आपका खिजरली गांव तो आप सभी को पता है। इसके अलावा गुड़ा विष्णुयान है, ये भी जोधपुर का है, और ये भी विष्णु बाहुल्य एरिया है, यहाँ पर भी आपका ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो MADA मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है, ये आपका शुरू किया गया था 1978-9 को। माडा जो प्रोग्राम है 1978-79 को शुरू किया था, और एक है 1977-78 मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। ठीक है, और एक जनजाति उपयोजना नाम से कार्यक्रम है, राजस्थान के 5 दक्षिणी जनजाति जिलों में शुरू किया गया था 1974-75 में, जो कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ में किया गया था। और माडा की बात करें तो जो माडा कार्यक्रम है ये राजस्थान के 13 जिलों में शुरू किया गया है।
ठीक है, 13 जिले, जिसमें कि अलवर और धौलपुर है। इसके अलावा आपका बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, इस प्रकार के राजस्थान के टोटल 13 जिले हैं, जिसमें कि आपका MADA यानी कि मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ टेगा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, टुंड्रा वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो ये जो लाल लकड़ी है, ताड़ के वृक्ष है, ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपकी महोगनी, 2-3 बार RPSC ने पूछा है, महोगनी के जो वन है, रबड़ है, ठीक है, महोगनी, रोजवुड है, आबनूस है, ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सदाबहार वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है या अर्ध पर्णपाती वन है, तो इसमें ऐसे वन होते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो वृक्ष है वो शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां है वो झाड़ देते हैं, क्योंकि पत्तियां झाड़ने का मतलब ये होता है कि जल का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि शुष्क जो ऋतु होती है उस शुष्क ऋतु में उन्हें जल की प्राप्ति नहीं होती है। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों के अंतर्गत हमारे अगर राजस्थान में भी देखने को मिल जाए तो नीम के वृक्ष है, ठीक है, नीम के वृक्ष। इसके अलावा आपके जो साल के वन है, सागवान के वन है, नीम है, साल है, सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, तो सालर के, नीम के, शीशम के, सागवान के, ये सभी वन है उष्णकटिबंधीय जो आपके पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और टेंगा वन की बात करें तो टेंगा वन है, ये आपके उत्तरी जो गोलार्ध है उसके 50 से 70 डिग्री के मध्य जो अक्षांश है वहां पर आपके टेंगा वन प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं, जिसमें चीड़ और देवदार के वन मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा बन गया है? रणखार जालोर। ये जालोर के सांचौर के पास में चितलवाना पड़ता है, चितलवाना, उस चितलवाना में है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जालोर में है, मैंने आपको बताया। और ये रोटू वाला ऊपर प्रश्न पूछा गया था, इसमें दिया हुआ है रोटू नागौर, तो आप उस प्रकार से सवाल का भी यहाँ से जवाब दे सकते थे। शाकंभरी आपका शिखर झुंझुनू में और मनसा माता है ये आपका झुंझुनू में है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वत चोटी और जिले है वो, सॉरी, उसकी ऊंचाई सम्मिलित नहीं है। तो जरगा 1431 मीटर सही सम्मिलित है, दिलवाड़ा 1442 है, जरगा 31 है, अचलगढ़ 1312, 1280 नहीं है, 1380 है। ठीक है, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। अगर अरावली की पर्वत चोटियों की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, कहीं पर 1727 भी लिखा मिलता है, दोनों भी सही है। इसके बाद में शेर है 1597, उसके बाद में 1442 दिलवाड़ा, 1431 आपकी जरगा हो गई, 1380 ये अचलगढ़, 1022 है रघुनाथगढ़। रघुनाथ के संबंध में ध्यान में रखिए कि ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी कौन सी है? रघुनाथगढ़। और उदयपुर के आसपास की अगर आप बात करें, उदयपुर क्षेत्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपकी हो जाएगी देलवाड़ा। ठीक है, और ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है घेटौर स्थित कछवा शासकों की छतरिया किस किले की तलहटी में है? तो घेटौर में कछवा शासकों की छतरिया है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि घेटौर किन की छतरिया है, तो घेटौर कछवा शासकों की छतरिया है। मेवाड़ के शासकों की छतरियों को महासतियों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो घेटौर स्थित जो कछवा शासकों की छतरिया है वो जयपुर का जो नाहरगढ़ दुर्ग है इस दुर्ग की तलहटी में स्थित है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो नारायणी माता चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, बैसाख शुक्ल एकादशी, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी,
नारायणी माता का मेला। और पटों की हवेलियां, तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां हैं। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस शहर को किले और हवेलियों का शहर कहा जाता है, कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगरी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुगरी आपका बूंदी में स्थित है। ठीक है। लोक देवता तेजाजी का जो जन्म होता है वो तो कहाँ होता है? नागौर के खरनाल में होता है। ठीक है, नागौर के खरनाल खरनाल में। इसे धोलिया जाट भी कहते हैं। ठीक है, काला व बाला के देवता के रूप में, धोलिया जाट के रूप में इन्हें पूजा जाता है। ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल जो दशमी है, उस दशमी को परबतसर परबतसर नागौर में इनका विशाल मेले का आयोजन होता है, जो हाल ही में भाद्रपद शुक्ल दशमी है वो गई है। ठीक है, जिसे तेजा दशमी के रूप में जाना जाता है। और सुरसुरा नामक जो स्थान अजमेर है, सुरसुरा, यहाँ पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। ठीक है। तो नागौर खरनाल में इनका जन्म हुआ। पनेर में तेजाजी का ससुराल था। परबतसर में मुख्य मेला स्थल है, जो कि भाद्रपद शुद्ध दशमी को इनका मेला है वो लगता है। और सुरसुरों में इन्हें सर्पदंश हुआ था, जो कि अजमेर में है। ठीक है। तो ये तेजाजी के संबंध में याद रखिए, धोलिया जाट और काला व बाला के देवता के रूप में पूजा जाता था। कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है? तो रोम, वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर शहर स्थित। तो यहाँ पर वियना है, बेलग्रेड है और बुडापेस्ट है। ये तीन तो डेन्यूब नदी के तट पर है, लेकिन रोम है वो डेन्यूब नदी के तट पर नहीं है। ये रोम क्या है? इटली की राजधानी है। और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। भारत में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध राहुल गांधी जी से, सॉरी, आलू से है। ठीक है, गोल क्रांति आलू, यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा ना लेवे से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, कोटा, मारवाड़ और जयपुर शैली। तो गीत गोविंद है ये आपकी मेवाड़ शैली से संबंधित है। गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया के नाम से गीत गोविंद पर टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा ने संगीत राज, सुर प्रबंध, सुधा, जिसे सुधा प्रबंध भी कहते हैं। ठीक है, संगीत राज के 5 कोश हैं। इसके अलावा इन्होंने चंडी शतक की व्याख्या की और गीत गोविंद पर टीका भी महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ठीक है। तो ये है आपकी मेवाड़ चित्र कला शैली। और मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध एक चित्रकार जिसका नाम है साहिब राम, सॉरी, साहिब दीन। दो चीजें ध्यान में रखिए, साहिब दीन और साहिब राम। साहिब दीन तो कहाँ का है? ये आपका जयपुर का, सॉरी, साहिब दीन है ये आपका उदयपुर का है। ठीक है, साहिब दीन तो आपका उदयपुर का है, लेकिन जो साहिब राम है ये आपका जयपुर का है। जयपुर के जो आदमकद पोर्ट्रेट है, 2-3 बार सवाल पूछा गया है कि जयपुर के आदमकद पोर्ट्रेट का संबंध किस चित्रकार से है? तो आदमकद जो पोर्ट्रेट बनाए थे वो साहिब राम ने बनाए थे। और साहिब दीन है ये आपके मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और एक नाम और है साहिबदीन के साथ में मनोहर का। ठीक है, मनोहर, मनोहर और साहिबदीन ने मिलकर के मेवाड़, ये जो रामायण है, रामायण जो चित्र है इसका चित्रण किया था, रामायण। तो रामायण चित्र का चित्रण साहिबदीन और मनोहर ने किया था। ये आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से। तो जयपुर जो आदमकद पोर्ट्रेट से संबंधित है, साहिब राम जयपुर से संबंधित है, और साहिब दीन है ये आपका मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, DAWEAD DBWCAW। तो थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का मैप है, और इसमें थॉर्नवेट ने इस प्रकार से जलवायु जो वर्गीकरण किया है
वो आप देखिए DAW के अंतर्गत, तो यहाँ पर बड़ा सा जो भाग है वो DAW के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो भाग है ये आपका DBW और ये DAW और ये वाला CAW। और ये जो पश्चिम का जो भाग है, पश्चिम का पोर्शन है, इसे EAD नाम दिया गया है। यहाँ पर हम मैप के जरिए भी एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं इन चीजों को। ये है आपके थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने कोपेन की नकल ही की थी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये DBW है, ये EAD है यानी कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये DAW है और ये है CAW, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा किसका, थॉर्नवेट का। अब बात करते हैं कोपेन की। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत BWHW ये आपका पश्चिम वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद में BSHW ये वाला, ये CWG और ये है AW, ठीक है। तो ये कोपेन और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण है, जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल खेड़, मंडोर, आबानेरी, नाडोर। तो यहाँ पर कहाँ पर है? मंडोर में है। मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल है वो स्थित है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? बीकानेर में स्थित है मंदिर, ठीक है। खेड़ की बात करें तो खेड़ के संबंध में मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूँ पहले भी। खेड़ गांव ये बाड़मेर में स्थित है और यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है। खेड़ गांव बाड़मेर में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। आबानेरी ये चांद बावड़ी भी है, बावड़ी, ठीक है। आबानेरी की चांद बावड़ी। और यहाँ पर हर्षत माता का मंदिर है, हर्षत माता मंदिर। एक बार सवाल पूछा गया था कि आबानेरी में स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसको समर्पित था? तो मूल रूप से ये भगवान विष्णु को समर्पित है, हर्षत माता का मंदिर जो कि आबानेरी में है। और इस मंदिर का निर्माण राजा चंद्र ने करवाया था, ठीक है। नाडोल की बात करें तो नाडोल को नड्डुल कहा गया है। और नाडोल में आपकी आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरी या आशापूर्णा माता का जो मंदिर है ये चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। इनका मंदिर कहाँ है? नाडोल पाली में है, ठीक है। नाडोल पाली। और पाली के घाणेराव में मूछाला महावीर का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, जिनका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ये जो संधियां है विश्व इतिहास की। तो वर्षाय की संधि, पेरिस संधि, ट्राइनोल की संधि, लोकोर्नो की संधि। तो बाकी तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन वर्षाय की संधि आप सभी ने अच्छे से पढ़ी होगी कई बार, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं 1914 से 18 के बाद बीच का। और उसके बाद में 1919 में जब जर्मनी के द्वारा इस 18 के जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें जर्मनी पराजय हो जाता है और उसके बाद में वर्षाय की संधि की जाती है। तो वर्षाय की संधि आपकी होती है 1919 में। तो ए में दो कौन से में है? ए में दो केवल और केवल इसमें है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पेरिस संधि होती है 1983 में। और ये देख ले नेक्स्ट, बी में 4 पेरिस संधि 1783। उसके बाद में आपकी फिर ये जो ट्राइनोन की संधि है ये 1920 में। और लोकोर्नो की संधि है ये आपकी 1925 में। तो इस प्रकार से हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? कुंडा गांव, सांगानेर, रामगढ़ और नाहरगढ़। तो राजस्थान में भारत का पहला जो हाथी गांव है वो स्थापित किया गया है कुंडा ग्राम, कुकस, जयपुर में, ठीक है। और आपका जो हाथी महोत्सव मनाया जाता है वो भी आमेर, जयपुर में मनाया जाता है। और यहीं पर एक हाथी गांव के रूप में एक गांव है वो स्थापित किया है, जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। खजुराहो मंदिर, सोमेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं, हर्षित माता का मंदिर, जूना पत्रसर मंदिर और पारानगर मंदिर, श्रृंगार चोरी मंदिर। देखिए
खजुराहो मंदिर आप किसको पता नहीं है, सभी को पता होगा। किराड़ो मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। भंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। ठीक है। जगत अंबिका मंदिर जो कि आपका कहाँ है, उदयपुर में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद ही होगा। तो खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। एक इसमें है, तो एक में ए देखते हैं, एक में ए केवल और केवल इसमें है, तो यही हमारा राइट आंसर है। हर्षद माता का मंदिर दो में आबानेरी दोसा में है। जूना प्रस्तर का मंदिर मैंने कई बार बताया आपको, जूना मंदिर बाड़मेर में है। पारानगर का मंदिर अलवर में स्थित है। और श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप ध्यान में रखिए, पारा और प्रस्तर जूना जूना मंदिर। ठीक है। जूना मंदिर तो आपको याद ही होगा। पारानगर जो मंदिर है ये आपका अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है मामादेव का कुंड। कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। एक तो मामादेव का कुंड और एक है जालीबाव की बावड़ी। तो जालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड है, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और ये राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों में भी सम्मिलित है। 2013 में इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में भी सम्मिलित किया था। चिकू गाजर आम में ये भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है, अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण, मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क राजस्थानी निरोगी योजना जो कि 1 मई 2022 से संपूर्ण राजस्थान में शुरू कर दी गई है। और पहले 2011 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है वो चलाई थी। 2013 में अशोक गहलोत ने निःशुल्क जांच योजना है वो स्टार्ट की। और अब उनका समन्वित जो रूप है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उनको इंटीग्रेटेड करके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना के नाम से योजना है वो संचालित की है। ठीक है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, तो युगांडा, केनिया और सोमालिया। तो युगांडा केनिया से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, ये देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है युगांडा, ये है सोमालिया और ये है केनिया। तो युगांडा, सोमालिया, केनिया से 0 डिग्री मध्यांतर रेखा गुजरती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर ये जो राष्ट्र है, चिली हो गया, अर्जेंटीना, पराग्वे, ठीक है, इसके अलावा नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, ये जो राष्ट्र है ये आपके मकर रेखा पर स्थित है। तो विश्व के जो 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मध्यान्ह रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और मकर रेखा, इन रेखाओं पर कौन कौन से देश अवस्थित है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कर्क रेखा की बात करें तो ये मेक्सिको हो गया, क्यूबा है, इसके अलावा आपका माली आ गया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरबिया, ओमान, भारत, बांग्लादेश इत्यादि ये जो देश हैं ये आपके इस कर्क रेखा पर स्थित है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार हैं। ठीक है। बाड़मेर के क्रूड तेल के ऑयल है मंगला, ऐश्वर्या, ठीक है, भाग्यम, कामेश्वरी, इस प्रकार से तेल भंडारों के नाम है। अगर बात करें तेल भंडारों की तो भारत में सबसे अधिकतम जो क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई में होता है। ठीक है। बॉम्बे हाई ये महाराष्ट्र में है। और दूसरा स्थान है वो भारत का है, सॉरी, राजस्थान का क्रूड ऑयल के उत्पादन में। और राजस्थान के पचपदरा में क्रूड ऑयल के जो परिशोधन के लिए रिफाइनरी भी स्थापित हो रही है। और पूरे देश का लगभग 22%, 20 से 22% क्रूड ऑयल है उसका उत्पादन केवल केवल राजस्थान करते हैं। राजस्थान में टोटल 4 तेल बेसिन है। ठीक है। एक तो विंध्यन कगार वाली, एक हो गई आपकी बीकानेर नागौर की,
और एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन और एक है जैसलमेर बेसिन। तो ये 4 राजस्थान की जो तेल बेसिन है, ठीक है। और ये भी आपको अच्छी तरीके से चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है, कितने प्रतिशत है, 22% है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से वाटिकाओं का निर्माण किया है और ये 1 जुलाई से आरंभ किया गया है। तो ये जो वाटिकाएं हैं उनका क्या नाम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये है लव कुश वाटिका। 21 जून 2022 को राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिकाओं के निर्माण करने की योजना बनाई है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2022 से शुरू की जाएगी, शुरू हो गई है, ठीक है। लव कुश वाटिका जिसका नाम है, और इसकी कीमत कितनी है, 2-2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले में। चंपाकली शरीर के किस भाग में सुशोभित करता है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। चंपाकली गले का आभूषण है। चंपाकली, इसके अलावा मैं आपको कई बार बताता हूं, पोत, हंकर, सरी, तेवटा, तेघड़, ठीक है, ये सारे के सारे आपके गले में पहना जाने वाला आभूषण है। और एक कंठी भी हो गई, कंठी भी गले का ही आभूषण है। तो पोत, हंकर, सरी, चंपाकली, तेवटा, तेगड़, कड़ी, सॉरी कंठी, ये सारे के सारे गले के आभूषण है। कमर के आभूषण की बात करें तो कंदूरा, बहुत बार पूछा गया है, कंदूरा कहाँ का आभूषण है, कमर का है। और एक है कणकती, करधनी, ये कमर के आभूषण है, आपको पता ही होगा। कान के आभूषण की बात करें तो पीपल पत्रा, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, मुर्की, ये सारे के सारे कान के आभूषण हैं। और बाजू में भुजबंद या बाजूबंद पहने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, और इस पेपर का शायद अंतिम सवाल है, मृदा और जिले है वो सम्मिलित कौन से नहीं है। सूची फर्स्ट में मृदा राजस्थान और सूची सेकंड में जिले दिए हुए हैं। लाल रेतीली मृदा, जो लाल रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा, लवणीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। तो इसमें आपको देखना है कि कोई भी इसमें से एक आपको आना चाहिए। पहले देखो कि आपको सबसे सटीक है वो कौन सा उत्तर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर लवणीय मिट्टी को ले लिया जाए तो आप सभी को पता है कि नागौर, अजमेर में कुबड़ पट्टी वगैरह चलती है, तो यहाँ पर काफी आपका लवण और फ्लोराइड की मात्रा है। तो लवणीय जो मिट्टी है ये आपकी नागौर पाली हो जाएगी। तो सी में 3 देख लो, तो सी में 3 इसमें है। आगे 4 नंबर वाले में देखते हैं, किसी में नहीं है, केवल और केवल इसमें है। तो आपका सवाल मिट्टियों वाला यही से क्लियर हो जाता है। लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो पाली, सिरोही और सीकर, झुंझुनू में लाल रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी की बात करें तो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पीली भूरी रेतीली मिट्टी। लवणीय मिट्टी नागौर पाली हो गई, शेष बचा भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। तो ये है राजस्थान की मिट्टियां, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी काफी बार पूछा जाता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल, एरिडिसोल, इसके अलावा इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये जो मिट्टियां हैं ये राजस्थान की 5 प्रकार से वैज्ञानिक मिट्टियों का अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण किया। और राजस्थान में इस प्रकार की 5 प्रकार की मिट्टियां हैं वो मिलती है, ठीक है। तो ये मिट्टियां भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही, काफी वीडियो है वो लंबा हो गया है। हालांकि इस प्रश्न का विश्लेषण, मुझे प्रश्न पत्र का विश्लेषण पहले करना था लेकिन समय नहीं मिल पाया और कुछ व्यवस्था की वजह से मैं आपके साथ में समय पर ये विश्लेषण नहीं ले पाया। और अब भी आप देख लीजिए, आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे पीटीआई की हो गई, इसके अलावा आपकी टीचर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का और इस लाइब्रेरियन का पेपर हूबहू है, सेम है बिल्कुल। तो 2nd ग्रेड के लिए भी आपका ये पेपर अत्यंत आपके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर। आप अगर विश्लेषण अच्छी तरीके से आपने देखा है तो निश्चित रूप से 2nd ग्रेड में भी आपको इसका लाभ मिलेगा और पीटीआई में भी आपका ये सेम ही है। तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd
पीटीआई, सेकंड ग्रेड, इनका सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेपर आपको डिस्कस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ओम डिजिटल स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें और इस मोबाइल एप्लीकेशन में दी गई महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपरों का सॉल्यूशन और भी आपको जल्द ही कुछ राजस्थान सामान्य ज्ञान का कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर विशेष छूट के साथ में नाम मात्र के शुल्क के साथ में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं ओम डिजिटल स्टडी के नाम से, और इस चैनल को आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन चीज़ों का है वो लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समय समय पर बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न और भी कुछ मैटर्स है वो आपका मिलता रहेगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।